नमस्कार दोस्तों, आर्य कैंपस में आपका स्वागत है और मैं रोबिन त्यागी आज आपको एसएसटी का जो आप में एसएसटी में जो 11th क्लास का पोर्शन है उसमें पॉलिटी आज आपको पढ़ाने वाला हूं। तो इस पोर्शन में क्या है कि आज हम देखेंगे कि पॉलिटी का हम सेकंड चैप्टर देखेंगे मौलिक अधिकारों के बारे में। तो देखो आने वाले जो एग्ज़ाम्स हैं उसमें आपका 11th और 12th बहुत ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है। तो क्योंकि 11th और 12th में से बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम्स में पूछा जाने वाला है और हम जो हमारी क्लास रहेगी हम उस वे में लेके चलेंगे जिससे कि आपका थोड़ा कंपटीशन का भी आपका लेवल क्लियर हो जाए और साथ साथ आपका स्कूलिंग का है जो वो भी हम साथ लेके चलेंगे और हम स्टार्टिंग में जो इंटरेस्टिंग टॉपिक है वो उठाएंगे। तो आज हमने इस क्लास में जो हमने टॉपिक लिया है जो मौलिक अधिकारों से रिलेटेड है वो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो इसमें आपको ये भी पता लग जाएगा कि मौलिक अधिकारों से वो किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है। जो हमारी वीडियो रहेगी एक ओवरव्यू है जिससे आपका इंटरेस्ट बन जाएगा पॉलिटी में और आपको पता लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। और अगली क्लास में आपको इसका जितना बेसिक आपका जितना भी लाइन टू लाइन है वो हम आपको करा देंगे। तो आज इस चैप्टर में आज इस जो वीडियो में हम क्या करेंगे, बेसिक ओवरव्यू देखेंगे। हम किसके बारे में बात करेंगे, भाग 3 और जो हमारा क्या है मौलिक अधिकार। तो अगर मौलिक अधिकारों के ऊपर क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले वो ये क्वेश्चन पूछेगा कि अगर जिस टाइम हमारा संविधान बना था उस समय पे मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी थी। उस समय इनकी संख्या 7 थी और जो कि अब है कितनी, 6। तो एक अपना जो मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, उसे हमने 44वें संविधान संशोधन 44वें संविधान संशोधन 1978 में ख़त्म कर दिया है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये क्वेश्चन पेपर में काफ़ी बार रिपीटेड है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। और मौलिक अधिकार हम अगर मैं इसकी डेफिनेशन की अगर मैं बात करूँ तो उन अधिकारों को कहते हैं जिसमें क्या है कि हमारी सरकार हमारे लिए अगर कोई कानून बना रही है तो हमारे इन अधिकारों का हनन नहीं करेगी। हमारे ये अधिकार हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर मैं अब की अगर मैं बात करूं तो संख्या में ये कितनी है, 6। तो इसके लिए मैं 6 अधिकारों के बारे में एक ट्रिक लेके आया हूं आपको। लिखो कि ममता ने तंत्र पर शोध कर संस्कृति का उपचार किया। कि ममता से बनाऊंगा मैं समता का अधिकार, समता का अधिकार। फिर नंबर 2 पे तंत्र से बनेगा स्वतंत्रता का अधिकार। फिर नंबर 3 की बात करूं मैं, से बनेगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। फिर इस ध से बनेगा नंबर 4 पे लिखता हूं यहां धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। फिर संस्कृति से बनेगा नंबर 5 पे संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। और जो हमारा लास्ट रहेगा क्या, नंबर 6 पे संवैधानिक
उपचारों का अधिकार। तो हमारे 6 ये मौलिक अधिकार है। और अगर इनकी आर्टिकल्स की बात करता हूं तो 14 से 18 तक समता का अधिकार, उसके बाद स्वतंत्रता रहेगा 19 से 22, फिर शोषण के विरुद्ध अधिकार रहेगा 23 से 24, आर्टिकल 23 से 24। फिर धार्मिक स्वतंत्रता की बात करूं तो 25 से 28। फिर संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार अगर मैं बात करूं तो ये रहेगा 29 से 30। और ये लास्ट नंबर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, और ये रहेगा आर्टिकल 32। तो एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर मैं BR अम्बेडकर की बात करूं, BR अम्बेडकर द्वारा की संविधान की आत्मा किसे बोला है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। अगर वो डायरेक्ट पूछे कि संविधान की आत्मा, तो प्रस्तावना देंगे। अगर वो कथन दे कि BR अम्बेडकर के अनुसार संविधान की आत्मा क्या रहेगी, तो उसका आंसर देना हमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, अब हम इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे। तो नंबर 1 पे जो मैंने आपको बताया था समता का अधिकार, तो नंबर 1 पे हम पढ़ेंगे किसके बारे में? समता के अधिकार के बारे में। समता का अधिकार, तो आर्टिकल 14 की अगर मैं बात करूं, ये पहला है विधि के समक्ष समता। विधि के समक्ष समता। देखो इसमें क्या है कि अगर कोई सरकार, अगर हमारी राज्य सरकार कोई भी कानून बनाएगी तो वो उन बातों को ध्यान में रखेगी जिससे क्या रहेगा कि उस कानून की दृष्टि से वो सभी के लिए क्या रहेगा, कानून सभी के लिए एक समान रहेगा। क्या कि कानून सभी के लिए क्या रहेगा, एक समान रहेगा, और उसका हमें पालन करना होगा। तो विधि के समक्ष समता की अगर मैं बात करूं, ये कथन जनरल डाइसी ने दिया था। किसने दिया था? जनरल डाइसी। और इस कथन को उठाया गया था कहां से? ब्रिटेन से। तो जो हम आर्टिकल 14 के बारे में पढ़ रहे हैं कि विधि के समक्ष समता, वह, और इसमें एक बात और भी हमारी, वह विधियों का समान संरक्षण। विधियों का समान संरक्षण। और जो ये वर्ड है हमारा विधियों के का समान संरक्षण, ये हमने लिया है अमेरिका के संविधान से। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। तो विधि कानून की नज़र में सभी एक समान है, और जो भी रूल बनेंगे वो सभी उसकी नज़र से भी क्या रहेगा, वो सभी के लिए बराबर रूप से कार्य करेंगे। अब इसके अपवाद की अगर मैं बात करूं, आर्टिकल 14 के अपवाद की अगर मैं बात करूं, तो राज्य और राज्यपाल व राष्ट्रपति, इसका अपवाद रहेंगे। कैसे कि अगर राज्यपाल या राष्ट्रपति किसी आपराधिक मामले में दोषी ठहराए जाते हैं, तो जब तक ये अपने पद पर बैठे हुए हैं तब तक इन पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते। नंबर 1 पॉइंट। उसके बाद जो सांसदों द्वारा संसद में बात कही जाती है उस पर भी क्या कर सकते हैं, हम कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, मतलब FIR दर्ज नहीं करा सकते। ये इसके कुछ अपवाद है। और नंबर 3 की अगर मैं बात करूं, जो राजनयिक होते हैं, मतलब कि जो दूसरे देश से आते हैं, राजनयिक होते हैं, अगर वो भी किसी भी आपराधिक कार्य में अगर वो दोषी ठहराए जाते हैं तो उस पर भारत सरकार कार्रवाई न कर उस पर उनके देश की सरकार कार्रवाई करेगी। ये 3 पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं, ये इसका अपवाद होते हैं। तो आपका पहला आर्टिकल खत्म होता है कि विधि के समक्ष समता। अब आर्टिकल 15 की अगर मैं बात करूं, आर्टिकल 15
इसमें क्या है कि 5 तथ्य है क्या कि धर्म, वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान। ये 5 तथ्य है, इनके आधार पर राज्य सरकार किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगी, समान रूप से सभी कानून सभी के लिए समान होंगे। ये 5 तथ्य आपको याद रखनी है। क्या क्या कि धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान, इनके स्थान पर इनके आधार पर राज्य सरकार क्या नहीं करेगी, कोई ऐसा कानून नहीं लेके आएगी जिससे इन लोगों का हनन होता हो। तो आर्टिकल 15 में ये बात कही है। और राज्य सरकार क्या कर सकती है, इन महिलाओं के उत्थान के लिए या अनुसूचित जाति और जनजाति के उत्थान के लिए कुछ अलग प्रावधान भी दे सकती है। ठीक है, क्या इनकी भलाई के लिए क्या कर सकती है, क्या अलग प्रावधान भी दे सकती है। जैसे मैं आरक्षण की बात करता हूं, आरक्षण की अगर मैं बात करूंगा तो ये अपवाद रहेगा इसका आरक्षण, और क्या है कि 15(4) में इसका उल्लेख मिलेगा आपको आरक्षण के बारे में। और आर्टिकल 15 एक मूवी भी आप देखना, उसमें आपको सब क्लियर हो जाएगा। आर्टिकल 16 की अगर मैं बात करता हूं, आर्टिकल 16 की अगर मैं बात करता हूं, इसमें क्या रहेगा कि जो लोक नियोजन के संबंध में समान अवसर, इसमें क्या है, अगर सरकार क्या करेगी, अगर कोई सरकार कोई भर्ती निकाल रही है तो उसमें सभी लोगों को समान अवसर प्रदान करेगी। और इसका अपवाद रहेगा क्या, मैंने आपको अभी बताया है, इसका अपवाद रहेगा आरक्षण, कि सरकार क्या कर सकती है, जो निम्न जनजाति और जनजाति है उन्हें आरक्षण दे सकती है। तो क्या कि अनुसूचित जाति और जनजाति, अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग, इनके लिए क्या कर सकती है सरकार, आरक्षण का प्रावधान लेकर आ सकती है। किसकी, इसका अपवाद रहेगा। इसमें बोला गया था कि लोक नियोजन के संबंध में समान अवसर प्रदान करना। तो समान अवसर के बारे में अगर बात करूं तो अगर सरकार कोई भी सरकारी नौकरियां लेके आती है तो उसमें सभी को समान अधिकार है, लेकिन सरकार इसमें क्या कर सकती है कि इनके उत्थान के लिए अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए क्या कर सकती है, आरक्षण का प्रावधान कर सकती है। ये मैंने आपको बता दिया है। और अब अगर मैं पिछड़े वर्ग के बारे में अगर थोड़ा सा अगर बात करते हैं यहाँ, क्या कि पिछड़ा वर्ग आयोग आया था, किसकी अनुशंसा पे, काका कालेकर की अनुशंसा पे क्या आया था, पिछड़ा वर्ग आयोग आया था। और क्या था कि इसके बाद एक दूसरी रिपोर्ट आई बीपी मंडल द्वारा, जिसे हमने क्या बोला था, मंडल आयोग। और इनकी रिपोर्ट के आधार पर क्या हुआ था कि देश में आरक्षण लागू किया गया था। और लागू किसने किया था, अगर मैं बात करूं तो 1990 में ये बीपी मंडल आयोग 1708 में आया था और इसने रिपोर्ट दी थी 1780 में, याद रखोगे, रिपोर्ट दी गई थी 1780 में। और उसके बाद 1990 में क्या था कि हमारे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने क्या कर दिया था, पूरे देश में आरक्षण लागू कर दिया था, जिससे बहुत व्यापक स्तर पर क्या हुआ था, इसका प्रदर्शन हुआ था। और लेकिन बाद में कुछ ऐसे कानून बनाए गए जिससे क्या, विश्वनाथ प्रताप सिंह थे वे, जिन्होंने क्या किया था, इसे लागू किया था। विश्वनाथ प्रताप सिंह 1990 में इन्होंने सरकार बनाई थी और इन्हें आरक्षण को लागू कर दिया, जिसमें पूरे देश में इस चीज़ का बहुत व्यापक स्तर पर क्या हुआ था, प्रदर्शन हुआ था। और लास्ट में एक बात रखी गई कि 50% से ज़्यादा हम क्या करेंगे, आरक्षण नहीं दे सकते।
तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये कुछ आपको अलग से आपके बताई है मैंने बातें। तो हमने आर्टिकल 16 के बारे में पढ़ लिया। अब आर्टिकल 17 के बारे में पढ़ेंगे। आर्टिकल 17 में देखेंगे हम क्या कि अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत। अभी तो नहीं आप देखते हो, लेकिन जो हमारा पिछला टाइम था उसमें क्या था कि कुछ जाति और जनजाति को क्या बहुत ही नीच मानते थे और छुआछूत वाला ज़्यादा पंगा था उस समय पे। तो इसलिए क्या करते थे कि इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए आर्टिकल 7 लेके आए थे कि अस्पृश्यता का अंत कर दिया था। और इसके लिए एक अस्पृश्यता लिखो कि इसके लिए एक अस्पृश्यता अधिनियम भी आया था 1955 में। ये इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम बाद में वैसे चेंज कर दिया है। अब 1976 में इसका नाम चेंज करके सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया था। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। इसमें क्या था, इसमें कुछ बातें बताई गई थी। अगर कोई व्यक्ति अब भी इन बातों को मानता है तो उसके लिए 6 माह की जो सज़ा है उसका प्रावधान था, प्लस में जुर्माना साथ में था। तो इससे क्या हुआ कि अस्पृश्यता का अंत। कौन सा आर्टिकल है अपना 17। बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इससे कि आर्टिकल 17 किससे संबंधित है। तो क्या आंसर दोगे, अस्पृश्यता से। फिर आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए। इसमें रहेगा उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत जो अगर मान लो हम बात करते हैं किसकी, रविंद्रनाथ टैगोर की, तो उन्हें सर की उपाधि थी, उन्होंने भी त्याग दी थी। इस टाइप की उपाधियाँ तो भारत सरकार ने क्या किया था, अगर कोई विदेशी सरकार किसी भारतीय व्यक्ति को कोई उपाधि देना चाहती है तो इससे पहले उसे अपने राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी, राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। प्लस में क्या था कि आज के समय में क्या, जो हम भारत रत्न हो गया, उसके बाद पद्म भूषण, पद्म विभूषण, इस टाइप की जितनी भी उपाधियाँ हैं वो आज तक भी चली आ रही है। और सेना के जो चक्कर है, जैसे परमवीर चक्कर हो गया, शौर्य सम्मान हो गया, ये सभी भी आज तक चले आ रही है। तो इसके अकॉर्डिंग बस ये दोनों चीज़ चलेगी, क्या, सैनिक और शिक्षा से संबंधित जितने भी उपाधियाँ हैं वो आज तक चल रही है। तो पेपर में इसमें यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, वो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछती, वो ये नहीं पूछती कि आर्टिकल 18 किससे संबंधित है। वो ये पूछते हैं कि अगर भारत रत्न है वो किस आर्टिकल के अधीन आएगा। तो भारत रत्न मैंने आपको बता ही दिया है किसमें, कि आर्टिकल 18 के तहत ये रहेगा। अब अगला देखते हैं आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 और ये क्या था, 14 से 18 तक समता थी। उसके बाद 19 से 22 के बीच में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, स्वतंत्रता का अधिकार, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब इसमें आर्टिकल 19 के बारे में अगर बात करता हूँ तो आर्टिकल 19 में क्या रहेगा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आर्टिकल कौन सा, 19, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसमें क्या है, हमें इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता मिली है। कितने प्रकार की, 6 प्रकार की। अगर मैं सभी की बात करूं तो नंबर 1 में क्या रहेगा, प्रेस की स्वतंत्रता। ये पेपर में काफ़ी बार पूछा जाता है कि प्रेस की स्वतंत्रता किसमें, आर्टिकल 19(1) के भाग, ठीक है। प्रेस की स्वतंत्रता हो गई, वर्कर चेंज कर लेते हैं, आर्टिकल 19 हो गया। उसके बाद प्रेस की स्वतंत्रता। उसके बाद क्या है कि इसमें है बिना हथियारों के सभा इकट्ठा करने की स्वतंत्रता, बिना हथियारों के सभा इकट्ठी करें। फिर उसके बाद संघ बनाने की स्वतंत्रता, तीसरी हो गई। देश में कहीं भी किसी भी स्थान पर घूमने की स्वतंत्रता। उसके बाद
देश में कहीं भी जाकर बसने की स्वतंत्रता हो। पहले था अपना आर्टिकल 370 जो जम्मू कश्मीर से संबंधित था, वो आप जानते ही है। उसमें इसका खंडन था कि आप इसका अपवाद था, लेकिन अब वो हमने हटा दिया है, धारा 370 को हटा के, और अब क्या कर सकते हैं, हम वहाँ पर बस भी सकते हैं, बसने की होगी। और लास्ट में है कि व्यापार करने की स्वतंत्रता। व्यापार करने की स्वतंत्रता, अगर मैं मूल संविधान की बात करूँ तो ये 7 थी, लेकिन उसमें से जो संपत्ति की थी वो हटा दिया, वो संपत्ति वाला हटाकर क्या कर दिया है, उसे 300 के अधीन एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। इसे क्या बना दिया गया है, कानूनी अधिकार। 19 के बाद हम आर्टिकल 20 की तरफ जाते हैं और देखते हैं क्या कि अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण। ये क्या है कि अगर मैं मान लो कि कोई अपराधी है, अगर उनके लिए भी सरकार ने क्या, उन्होंने अपने मूल अधिकार में उनके संरक्षण के लिए भी कुछ ना कुछ नियम बनाए हैं। जैसे कि 3 नियम की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें क्या है कि सबसे पहला नियम रहेगा कि एक जुर्म एक सजा। उसके बाद नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो इसमें रहेगा कि व्यक्ति को उसी के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। क्या, व्यक्ति को गवाही देने के लिए अपने ही खिलाफ क्या नहीं कर सकते, मजबूर नहीं कर सकते, गवाही देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। और इसका अपवाद भी है। वैसे अगर मैं बात करूं तो लाई डिटेक्टर टेस्ट आपने सुना भी होगा। लाई डिटेक्टर टेस्ट मूवी में आपको दिखाते भी है कि वो लगा के और उसमें व्यक्ति को उसके खिलाफ ही उसमें क्या कर दिलवाते हैं, गवाही। तो इसका ये अपवाद है। फिर उसके बाद नंबर 3 पे क्या रहेगा कि इसमें रहेगा कि जिस दिन से, मतलब जिस तारीख से उसने अपराध किया है, उस समय का जो कानून लागू होगा उसके अनुसार ही उसे क्या मिलेगी, सजा मिलेगी। अगर मैं एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, ये 3rd पॉइंट के एग्जाम्पल में क्या रहेगा, जैसे कि अगर आज से पहले 2-3 साल पहले क्या था, उस समय पर कानून ऐसा था, अगर किसी को 20 साल की सजा होती थी तो दिन और रात दोनों ही काउंट होती थी, 2 दिन काउंट होते थे, तो उसकी सजा हाफ हो जाती थी। अगर 20 साल की सजा तो 10 साल की रह जाती थी। लेकिन आज के समय में क्या है, ये जो कानून है इसे क्या कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। और अब एक दिन 24 घंटे में काउंट करते हैं, तो 20 साल की सजा तो उसे 20 साल काटनी पड़ेगी। लेकिन जिस व्यक्ति ने अपराध के समय वो पुरानी तिथि थी, तो उसकी सजा उसके अकॉर्डिंग ही चलती रहेगी। जो नया कानून है, उस नए कानून से इसकी सजा पर क्या कोई असर नहीं होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब आर्टिकल 21 की अगर मैं बात करूं, आर्टिकल 21 आर्टिकल 21 में अगर मैं बात करूं, इसमें ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसमें क्या है कि इसमें मुझे अपने प्राणों को बचाने के लिए या मेरी दैहिक स्वतंत्रता, मतलब मेरी क्या व्यक्तिगत स्वतंत्रता, मुझसे कोई छीन नहीं सकता। ठीक है। और निजता का अधिकार भी इसी के अकॉर्डिंग चलता है। तो निजता पर भी जो आर्टिकल 21 लगता है। प्लस में क्या रहेगा, इसमें एक बात रहेगी, देखो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की अगर मैं बात करूं तो इसमें आपने एक वर्ड सुना होगा, इच्छा मृत्यु। इच्छा मृत्यु ये इसका अपवाद है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता में इच्छा मृत्यु की अगर मैं बात करूं तो 2 टाइप की इच्छा मृत्यु होती है। एक तो सक्रिय इच्छा मृत्यु होती है, सक्रिय, और दूसरी होती है निष्क्रिय। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। देखो सक्रिय और निष्क्रिय, इसमें अगर मैं एक एग्जांपल लेके चलूं, आप मूवी में देखते हैं कभी कभार कि वो विलन हो या कोई भी हो, वो वेंटिलेटर पे होता है और उसका क्या कि जो उसका लाइफ सपोर्टिंग इक्विपमेंट है ना, वो हटा देते हैं, उसे बोलते हैं निष्क्रिय इच्छा मृत्यु। ठीक है। और भारत में किस टाइप की इच्छा मृत्यु है, भारत में निष्क्रिय है कि जो उसका लाइफ
स्पोर्टिंग इक्विपमेंट है वो हटा देंगे। और सक्रिय की अगर मैं बात करूँ तो डायरेक्ट वो क्या करते हैं, वैक्सीनेशन लगाते हैं जहर की और उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, तो और देशों में काफ़ी देश है जिसमें इंडोनेशिया हो गया, और भी काफ़ी देश है जिसमें क्या है, सक्रिय इच्छा मृत्यु को फॉलो करते हैं, और भारत किसे करता है, निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को फॉलो। यह पॉइंट का आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आर्टिकल 21 देख लिया। आर्टिकल 21 के बाद एक आर्टिकल 21 ए भी है। इसमें क्या है कि राज्य सरकार क्या करेगी, 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेगी। 6 से 14 साल के बच्चों को 14 साल के बच्चों को क्या देगी राज्य सरकार, निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा। संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन 2002 आपको याद रखना है ये कब लाया गया था। ये 86वां संविधान संशोधन 2002 है, और पेपर में काफ़ी बार ये रिपीटेड क्वेश्चन भी है कि 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मतलब क्या कौन सा संविधान संशोधन रहेगा, तो 86वां संविधान संशोधन 2002 इसका आंसर रहेगा, और जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब जो अपना इसमें स्वतंत्रता का अधिकार में जो अपना लास्ट वो है आर्टिकल, उसके बारे में हम बात करते हैं। आर्टिकल 22, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण। अब इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सा ध्यान दो कि इसमें हमें क्या अधिकार मिला है। इसमें हमें 3 अधिकार मिले हैं। क्या, सबसे पहले तो हमारी गिरफ्तारी होने से पहले क्या कि हमें रीजन देना होगा, रीजन बताना पड़ेगा कि अगर पुलिस हमें गिरफ्तार करने आई है तो उनके पास प्रॉपर रीजन होना चाहिए। प्लस में नंबर 2 पे अगर मैं बात करूं तो क्या रहेगा इसमें, एक तो रीजन हो गया, एक इसमें रहेगा कि व्यक्ति को क्या करना, अपनी अपनी इच्छा का वकील कर सकता है, ये भी उसके पास अधिकार है। और नंबर 3 पे रहेगा कि 24 घंटे के अंदर क्या करेगा कि उस व्यक्ति को, पुलिस वालों को कोर्ट में पेश करना पड़ेगा। किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 22। तो 24 घंटे के अंदर क्या करे, कोर्ट में पेश करे। लेकिन इसमें जो जर्नी वाला टाइम होगा वो काउंट नहीं होगा। इस 24 घंटे में वो जर्नी वाला टाइम या यात्रा में लगा हुआ समय वो हम काउंट नहीं करेंगे। तो पे क्या था कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये हमें कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है, आर्टिकल 23 और 24 इसके अकॉर्डिंग चलेगा, किसके, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो मैं अगर आर्टिकल 23 की बात करता हूं, इसमें क्या था कि मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का प्रतिषेध या निषेध। तो आर्टिकल 23 में इस बारे में बात की गई है। देखो, मानव दुर्व्यवहार बलात् श्रम में इसमें क्या था कि हम व्यक्तियों को अगर मैं पहले टाइम की बात करूं तो बंदी बना लेते थे और उन पर उनसे ना चाहते हुए भी काम लिया जाता था, जिसे क्या बलात् श्रम क्या रहेगा कि जो बलपूर्वक कराया गया कार्य है। तो इस चीज़ पर पाबंदी किस आर्टिकल के तहत लगी थी, आर्टिकल 23 के तहत। और इसके लिए क्या आया था, एक बंद हुआ उन्मूलन अधिनियम भी बनाया गया था, जो बनाया गया था 1976 में।
कि लोग क्या नहीं कर सकेंगे, कि लोगों को बंधुआ मजदूर नहीं बना सकेंगे। उसके लिए कुछ नियम आए थे, जिससे क्या था कि कुछ प्रावधान रखे थे, जिसमें सज़ा का भी प्रावधान था। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे सज़ा का भी प्रावधान था। अब आर्टिकल 24 की मैं अगर बात करूं, आर्टिकल 24, हाँ, उसमें जो पिछला था हमारा आर्टिकल 23, इसमें एक नोट है आपके लिए इम्पोर्टेंट। नोट देखना क्या कि नोट में क्या कि जरूरत पड़ने पर व्यक्तियों से काम लिया जा सकता है। कब? अगर हमारा देश चाहे तो जरूरत पड़ने पर कि काम ले सकता है, वो इसके लिए क्या रहेगा, इसका अपवाद रहेगा आर्टिकल 23 का। अब आर्टिकल 24 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्या था कि जो 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे हैं, 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों से काम नहीं करा सकते, नहीं करा सकते। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बार पेपर में पूछा भी जाता है कि 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों से काम नहीं करा सकते, या 14 वर्ष आयु वाले बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध। अगर आप बुक में देखोगे तो ये लिखा पाएगा कि नियोजन का प्रतिषेध। अब इसमें आपको क्या देखना है, इसमें आपको क्या था कि हम 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों से काम नहीं करा सकते कारखानों में, या कोई जोखिम भरा कार्य कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कारखानों में या जोखिम भरा कार्य, अन्य बहुत से कार्य है जो हम 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों से नहीं करा सकते। इसी के तहत अगर मैं बात करूं तो आपने कैलाश सत्यार्थी का नाम सुना होगा। ये इन्हें नोबल अवार्ड मिला था। अगर कब बात करूं 2014 में इन्होंने बचपन बचाओ आंदोलन चलाया था, और ये इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ थे कि 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों से काम नहीं कराया जाए। क्या था, इन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया था? अगर बात करूं तो बचपन बचाओ आंदोलन। जब 26 साल के थे, जब इसी फील्ड में थे, बचपन बचाओ आंदोलन, और इन्हें बहुत सारे पुरस्कार मिल चुके हैं। बचपन बचाओ आंदोलन। अगर 2014 में एक और था कि मलाला यूसुफजई थी, जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था इनके साथ शांति के क्षेत्र में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये इसी से रिलेटेड है, किसी आर्टिकल 24 से। कैलाश सत्यार्थी ने इसी फील्ड में काम किया था। अब मैं बात करता हूं किसकी, आर्टिकल 25 क्या रहेगा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसमें हम बात करते हैं किसमें, आर्टिकल कहां से कहां तक रहेगा, ये 25 से 28 तक। अब अगर मैं पहला देखूं आर्टिकल 25 की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या है कि अंतःकरण एवं किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता। तो इसमें क्या रहेगा कि हम क्या कर सकते हैं कि हम इसके लिए आज़ाद है, या क्या है कि हमारे ऊपर कोई पाबंदी नहीं है कि हम किस धर्म को फॉलो करें, और हम किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं और उसके जो रीति रिवाज है उसे अपना सकते हैं। आर्टिकल 25 में रहेगा।
हमें इसके लिए कोई बाध्य नहीं कर सकता। फिर आर्टिकल 26 की अगर मैं बात करूं तो इसमें रहेगा कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, लेकिन इसमें हमें थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें कुछ बातों का अनुसरण होना चाहिए। क्या क्या बात रहेगी वो? तो सदाचार या अच्छा आचरण अगर मैं बात करूं, सदाचार प्लस में उसमें स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा हमें कि ये 2-3 कंडीशन है ये फुलफिल होनी चाहिए। उसी के तहत हम क्या कर सकते हैं, अपने धार्मिक कार्यों के लिए क्या कर सकते हैं, प्रबंधन कर सकते हैं। आपने देखा भी होगा कि ये कावड़ में शिविर लगते हैं और जो अपना गुरुद्वारे में लंगर चलते हैं। तो लेकिन हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, सदाचार का, स्वास्थ्य का और कानून व्यवस्था का, इसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और आर्टिकल 27 की अगर मैं बात करता हूँ, आर्टिकल 27 में अगर मैं बात करूं कि किसी विशिष्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए, किसी विशिष्ट धर्म के लिए, किसी विशिष्ट धर्म के लिए हमारी राज्य सरकार कर इकट्ठा नहीं कर सकती। तो इसमें क्या है कि कोई भी राज्य सरकार किसी ऐसे कर को हमसे नहीं ले सकती जिस कर का डायरेक्ट फायदा किसे मिल रहा हो, किसी धर्म के प्रचार में मिल रहा हो या किसी धार्मिक आंदोलन में मिल रहा हो। तो राज्य सरकार हमें इस टाइप का कोई भी कर हमसे नहीं इकट्ठा कर सकती। अब ये कौन सा आर्टिकल रहेगा? आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 तक हमने पढ़ लिया है। अब आर्टिकल 28 देखते हैं। आर्टिकल 28, इसमें क्या रहेगा? आर्टिकल 28 में रहेगा कि राज्य विधि द्वारा पोषित, मतलब कोई जो राज्य विधि द्वारा कोई शिक्षक संस्थान चल रहा है वो क्या नहीं कर सकता, उसमें हम धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। राज्य विधि द्वारा पोषित शिक्षण संस्थान क्या नहीं कर सकता इसमें कि धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकता। ये पॉइंट आपको नोट करना है। क्या रहेगा, जैसे हम, अगर मैं एग्जांपल लूँ किसका, अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ किसी गवर्नमेंट स्कूल का, तो उसमें क्या है कि हम किसी विशिष्ट धर्म की हम उसमें शिक्षा नहीं दे सकते। तो आर्टिकल 28 में हमारा ये रहेगा और यहाँ से हमारे पूरे होते हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार हमारा पूरा हो जाता है। अब हम किसकी तरफ चलेंगे? नंबर 5 पर हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था कि नंबर 5 पे हमने पढ़ा था कि संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, शिक्षा संबंधी अधिकार। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक? 29 to 30। अब मैं आर्टिकल 29 की बात करूंगा। आर्टिकल 29 की अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या रहेगा कि अल्पसंख्यक जो वर्ग है अपना, अल्पसंख्यक वर्ग के पास अपनी लिपि या भाषा, अपनी लिपि या भाषा
को कायम रखने का अधिकार है। कि अल्पसंख्यक वर्ग क्या कर सकता है कि अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए या अपने जो उनके त्यौहार है उन्हें आसानी से मना सकता है, या अल्पसंख्यक वर्ग अपनी लिपि भाषा और अपने जितने भी रीति रिवाज है उनका क्या कर सकता है, उन्हें प्रोसीड कर सकता है। तो अब क्या रहेगा आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 में देखो क्या रहेगा कि अल्पसंख्यक वर्ग अपनी रुचि के अनुसार शिक्षण संस्थान क्या कर सकता है, खोल सकता है, वह उनका प्रशासन कर सकता है। ये आपको ध्यान में रखना। अगर एग्जाम्पल लूं तो मदरसा, ये इसका एग्जाम्पल रहेगा, बेस्ट एग्जाम्पल रहेगा इसका आर्टिकल 30 का। तो हमने यहाँ से क्या किया है कि अपने सभी आर्टिकल्स हमने क्या कर लिए, पढ़ लिए। तो हमारा लास्ट बचता है क्या, आर्टिकल 32, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 32 ये क्या रहेगा कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल 32 में पढ़ेंगे। इसमें क्या रहेगा, अगर मेरे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो मैं क्या करूंगा, सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा और सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, क्या रिट जारी करेगी, रिट जारी करेगी। और ये संख्या में अगर बात करूंगा मैं तो 5 रिट जारी करेंगे। कितनी, 5 रिट। तो उनके बारे में आप देखते हैं। नंबर 1 पे क्या रहेगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। फिर अगर नंबर 2 पे मैं बात करूं तो क्या रहेगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया। उसके बाद मैं अगर बात करूं तो दूसरा रहेगा परमादेश। उसके बाद नंबर 3 की अगर मैं बात करूं तो प्रतिषेध। और नंबर 4 पे बात करूं मैं क्या, नंबर 4 की अगर मैं बात करता हूं तो उत्प्रेषण। और नंबर 5 पे रहेगा क्या, अधिकार प्रेक्षा। आर्टिकल 32 में कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसमें ये 5 रिट थी। और 5 रिट कौन जारी कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा। और 5 रिट की अगर मैं बात करूं तो इसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण और अधिकार प्रेक्षा। अगर मैं डिटेलिंग की अगर इसमें बात करूं तो बंदी प्रत्यक्षीकरण में यह क्या रहेगा कि अगर कोई व्यक्ति बंदी बना लिया गया है तो वो क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा और सुप्रीम कोर्ट एक रिट जारी करेगा, जिसे किसके पास भेजा जाएगा, उस अधिकारी के पास भेजा जाएगा जिसने इसकी गिरफ्तारी करी है। और उसे बोला जाएगा कि आप इस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर क्या करें, कोर्ट में पेश करें, जिससे इसके जो बंदी बनाए वाले कारणों को जानेंगे। उसके बाद परमादेश में क्या रहेगा, अगर परमादेश की अगर मैं बात करूं तो परमादेश में अगर कोई अधिकारी जो अपने कार्य को नहीं अच्छे से निभा रहा तो उसके लिए एक आदेश जारी किया जाएगा कि आप क्या करें कि अपने जो कर्तव्य है उनका पालन करें। और उसके बाद प्रतिषेध में क्या रहेगा
कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट एक जो निम्न न्यायालय है उनके पास एक रिट जारी करेंगे जिनके लिए, और इन्हें कहेंगे कि आप अपने अधिकार से बाहर कार्य मत करें, मतलब अधिकार क्षेत्र के बाहर कार्य ना करें। उसके बाद उत्प्रेक्षण की अगर मैं बात करता हूं तो उत्प्रेक्षण में क्या रहेगा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट किसी निम्न न्यायालय के पास क्या भेजेगा कि रिट जारी करेगा उसके लिए कि जो लंबे समय से कोई केस या कोई मुकदमा चल रहा है उस पर क्या करें, आप कार्रवाई करें, नहीं तो क्या करें, आप उसे उच्च स्तर पर उसकी जांच के लिए भेज दें। उसके बाद लास्ट रहेगा अधिकार परीक्षा। अगर कोई अधिकारी अपने अधिकार से बाहर होकर क्या कर रहा है, किसी कार्य कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट एक रिट जारी कर उससे ये पूछेगी कि आपने इस कार्य को अपने अधिकार क्षेत्र में ना रहते हुए क्यों किया है।